अगस्त 22, 1988 जापान में एक 4 साल की मारी कोनो अपने घर से अपने फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए निकली थी, बट वो वहाँ कभी पहुँची ही नहीं। 4 हफ्ते की कड़ी इन्वेस्टिगेशन और 50,000 से ज़्यादा मिसिंग पैम्पलेट इशू होते हैं, बट मारी का कोई पता ही नहीं चलता। 4 साल की मारी कोनो वॉज मर्डर्ड, रेप्ड एंड कैनिबलाइज्ड दैट सेम इवनिंग बाय त्सुतोमो मियाजाकी, एक 26 साल का आदमी जिसने 1988 से 1989 तक पूरे जापान को इसी तरह के क्राइम से ट्रॉमेटाइज कर रखा था। ये केस है जापान के इनफेमस सीरियल किलर त्सुतोमो मियाजाकी का, जिसे द रैटमैन या ओटाको किलर के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 21, 1962 टोक्यो जापान में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम होता है त्सुतोमो मियाजाकी। त्सुतोमो एक हैंड डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ था। इसी डिफॉर्मिटी में उसके रिस्ट के जॉइंट्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं आपस में, जिससे वो अपने हैंड्स का मूवमेंट भी सही से नहीं कर पाता है। त्सुतोमो अपनी पूरी जिंदगी इस डिफॉर्मिटी के कारण काफ़ी इनसिक्योर रहता है। इवन तक कि फोटोज में भी वो अपने हाथ छुपाता है और इसी चीज़ से आगे जाके उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसकी 2 छोटी बहनें होती हैं और एक बड़ी बहन होती है, जिसके लिए रूमर्स ये हैं कि जो उसकी बड़ी बहन होती है वो उसकी माँ भी होती है। उसके फादर एंड उसकी बड़ी बहन का कोई रिलेशन होता है ऐसा, जिसके कारण वो हुआ होता है। ऐसे सिर्फ रूमर्स हैं, कोई प्रूवन प्रूफ्स नहीं है अभी। त्सुतोमो के जो डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिनोन्ड पर्सन होते हैं उनके टाउन में। उनका खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस होता है एंड हेंस बहुत ज़्यादा ही वर्कहॉलिक होते हैं वो। त्सुतोमो जैसे जैसे बड़ा होता है उनके पास उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है। इवन त्सुतोमो की जो मॉम होती है वो भी उसको टाइम नहीं दे पाती है। इवन दो वो हाउसवाइफ होती है, बट वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है उसको बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिटी। होता ये है कि जब भी उनको टाइम का कंपेंसेट करना होता है तो वो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिला देती है। जैसे एक बार वो उनको कैमरा दिलाती है उसको, उसके बाद में आगे जाके आपको पता पड़ेगा कि उसको एक वो निसान कार गिफ्ट करते हैं जो वो अपने क्राइम्स में आगे यूज में लेता है। इवन जो उसकी बहनें होती है वो भी उसको बहुत ज़्यादा ही डिसलाइक करती है, या मैं कह सकता हूँ कि हेट करती है। उसकी बहनें क्या करती है कि जब वो अपने रूम में सो रहा होता है तो वहाँ पे चुपके से जाके माउस ट्रैप्स रख देती है वहाँ पे, ताकि वो जब उठे और उससे उसका पैर पड़े तो उसको लगे। इस हद का वो लोग हेट करते हैं उसको, तो वो घर में बहुत ज़्यादा ही रिजेक्टेड फील करता है और बहुत ज़्यादा ही अकेला हो जाता है। स्कूल में भी लोग उसको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा बुली करते हैं उसकी हैंड की डिफॉर्मिटी के कारण। जब भी इंटरवल होता है तो बच्चे बाहर जाते हैं टिफिन विफिन खाने, अपना एंजॉय करने, सोशलाइज करने, तो उसका कोई ग्रुप नहीं होता तो अकेला बैठ कर एनिमे देखता है और अपना मांगा पढ़ता है। तो इतना ज़्यादा वॉइड हो जाता है उसके अंदर में, कितना ज़्यादा अकेलापन आ जाता है उसके अंदर। द ओनली पर्सन जो उसके लिए पॉजिटिव होता है वो होते हैं उसके ग्रैंडफादर, प्लस एक मेल नैनी होता है जो जिसने उसको बड़ा किया होता है बचपन से, उससे वो थोड़ा बहुत अटैच होता है। बाकी जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं उसके बारे में कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये क्या करेगा आगे जाके, सिंस वो बहुत ही ज्यादा अकेला होता है और एनिमे और मांगा के अलावा उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता है। जिसके कारण जो उनके सुपर हीरोज होते हैं उनसे इंस्पायर्ड होके वो अपना एक ऑल्टर ईगो बना लेता है जिसको वो कहता है रैट मैन। उसके इसी ऑब्सेशन के कारण वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जहां वो टॉप 10 में आता था क्लास में, वहां अब 40th रैंक लाता है वो, जिस कारण जो उसका बहुत टाइम का सपना होता है कि उसको एक इंग्लिश टीचर बनना होता है वो भी टूट जाता है। इंस्टेड वो एक जूनियर कॉलेज से फोटो टेक्नीशियन का कोर्स कर लेता है, बट सिंस वो एक टीचर नहीं बन पाता है तो वो वॉइड प्लस अकेलापन दोनों मिलके उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करने लगते हैं। इतना इंटरनल डिस्टर्बेंस और उसके अंदर भर रही डार्कनेस के कारण उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो चुकी थी कि उसको जीने की इच्छा ही नहीं थी। उसने लेटर पुलिस को ये भी बताया कि उसने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया था, बट उसके माँ बाप ने उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उसकी हैंड्स की डिफॉर्मिटी के कारण वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाता था। उसको बहुत ज़्यादा ही शर्म आती थी, वो अपने हैंड्स को फोटोज में भी छुपाता था बहुत बार। तो इसी कारण उसकी कोई फीमेल फ्रेंड्स भी नहीं थी, न उसका फीमेल से कोई इंटरेक्शन था। एंड सिंस वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके अंदर के डिजायर्स भी बढ़ रहे थे, तो वो क्या करता था कि वो टेनिस कोर्ट
जाता था, वहाँ पे अपने कैमरे से फीमेल खेल रही होती थी तो उनके प्राइवेट पार्ट्स के क्लोजअप फोटोज लेता था। एंड इसी के चलते उसने एडल्ट मैगजीन्स, एनिमे, पॉर्न, ये सब बहुत ज्यादा ही कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे जापान में सेंसर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिसके चलते जो भी एनिमे पॉर्न होता था उसमें जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते थे उनको सेंसर करना जरूरी होता था। इसी कारण जो पार्ट्स वो नहीं देख पाता था, उस कारण ही उसमें इसके अंदर एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हुई वो सब चीजें देखने की, जिससे वो और ज्यादा एनिमे कंज्यूम करने लग गया। एंड इसी से उसको एक थॉट आया कि क्यों ना छोटी बच्चियों को टारगेट करूं मैं, बिकॉज उनको कन्विंस करना भी बहुत ईजी होता है। प्लस उस टाइम पे जापान में कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ भी नहीं था जो उसको रिस्ट्रिक्ट करे कि छोटे बच्चियों के प्राइवेट फोटोज नहीं ले सकता है वो। मई 1988 में उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। सिंस वो अपने दादाजी से बहुत ही ज्यादा अटैच था और उनकी डेथ के बाद में वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि इवन उसने अपने दादाजी की एशेस को भी खा लिया था ताकि वो आपको अपने अंदर महसूस कर सके। उसके अंदर इतनी मिक्स फीलिंग्स डेवलप होने लग गई थी। एक तरफ तो थे उसके दादाजी की डेथ, प्लस दूसरी तरफ थे उसके सेक्सुअल डिजायर्स। इन्हीं के चलते उसने जो बाहर हरकतें करता था वो घर पे करना शुरू कर दिया था। वो था उसकी बहनों को नहाते हुए देखना। ऑन अ रेगुलर बेसिस उसकी दोनों बहनों को नहाते हुए देखता था। एक दिन उसकी बहन ने उसको पकड़ लिया ऐसा देखते हुए, तो उसकी बहन बहुत तेज चिल्लाई और उसने डर के मारे उसकी बहन का सर पकड़ के टब पे दे मारा। और जब उसकी मम्मी ने उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करी तो उसने उसकी मम्मी को भी मारा। एंड द वर्स्ट थिंग, जब ये पूरा इंसिडेंट उसके पापा को पता पड़ा, उसके पापा ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। इस इंसिडेंट के बाद वो अपनी फैमिली से अलग रहने लग गया, बिकॉज वो लोग बहुत वेल्दी थे तो उनके पास मल्टीपल हाउसेस थे, तो वो एक हाउस में शिफ्ट हो गया। और जब ये हुआ तो उसके बाद वो बिल्कुल फ्री हो गया और ज्यादा वायलेंट एनिमे और मांगा कंज्यूम करने के लिए। एंड इसी के चलते जो छोटी बच्चों के लिए उसके मन में हॉरिफाइंग थॉट्स थे उनको उसने एग्जीक्यूट करने का सोचा। 22 अगस्त 1988 को 4 साल की मारी कोनो इसका पहला शिकार बनी। वो बेचारी बच्ची अपने घर से अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही थी। उसी वक्त इसकी कार आके उसके जस्ट पास में रुकती है। मियाज़ाकी अपनी गाड़ी से उतरता है और मारी की तरफ जाता है और उसको चॉकलेट का ल्योर करता है ताकि वो उसकी गाड़ी में बैठ जाए। एंड वो बेचारी मासूम सी बच्ची जाके गाड़ी में बैठ भी जाती है। उसको नहीं पता होता है कि आगे उसके साथ होने क्या वाला है। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं। वहां से वो लोग जंगल में आधे घंटे का ट्रैक करते हैं। वहां जाके वो लोग थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। बट जैसे ही लड़की को थोड़ा सस्पिशियस फील होता है वो रोने लग जाती है। कोई आसपास में उसकी आवाज सुन न ले, इसीलिए सुतोमो उसका गला पकड़ता है और तेज से उसको दबाता है जब तक उसकी जान न चली जाए। उसको मारने के बाद वो उसके कपड़े उतारता है, देन उसके अलग अलग एंगल से फोटोज क्लिक करता है, देन ही स्टार्टेड मॉलेस्टिंग हर डेड बॉडी। उसके बाद वो वहां से भाग जाता है उसको वहीं पे छोड़ के। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, वो वापस से 2 दिन बाद जाता है उसकी डेड बॉडी के पास में। वहां पे उसके हाथ पैर काटता है और अपने साथ घर ले आता है एज अ ट्रॉफी। प्लस वो यही नहीं रुकता, वो एक बॉक्स बनाता है जिसमें वो उसके दांत रखता है मारी के, उसके नाखून रखता है, इनरवेयर रखता है, सैंडल रखता है और एक पोस्ट कार्ड रखता है और उसको उसके घर पे मेल कर देता है। उस पोस्ट कार्ड में लेफ्ट साइड में तो वो एक रैटमैन का कैरेक्टर बनाता है और राइट साइड में उसने लिखा होता है मारी बोन्स क्रीमेंटेड इन्वेस्टिगेट प्रूव। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कोई इतना ज़्यादा सिक कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी बच्ची का मर्डर करने के बाद में भी वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है और उसके घर वालों को ऐसे टॉर्चर कर रहा है। 全部を信用することはできないです。ただ文書はやはりマリを連れて行った人が書いたものだと思います。これが人間としてこんなことがどうして。जब तक सुटोमो ये सब कर रहा होता है, इसी बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है। पुलिस 4 वीक की रिगरस इन्वेस्टिगेशन करती है जिसमें वो 50,000 से ज्यादा पैम्पलेट्स भी बांटती है मिसिंग के। एंड फाइनली पुलिस को एक टॉर्सो मिलता है जंगल के बीच में, बट पुलिस होप देती है पेरेंट्स को कि ये टॉर्सो मैरी का नहीं होगा। जितने भी मीडिया ट्रायल चल रहे होते हैं इस केस को लेके, सुटोमो बहुत ही कीनली उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। और जब बॉक्स मिलने के बाद में भी उसकी फैमिली नहीं मानती तो वो पुलिस को एक 3 पेज का लेटर भेजता है प्रूफ के साथ में कि मारी मर चुकी है। जो लेटर था वो जापानीज में था पर उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। मारी के रिमेन्स वाला बॉक्स मैंने ही भिजवाया था। मैं ही वो हूँ जिसने सब कुछ किया फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ मारी इंसिडेंट। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल्स ने कहा कि वो रिमेन्स मारी के नहीं है। उसी वजह से मारी की माँ कीरा को थोड़ी उम्मीद मिल गई
एंड मैं नहीं चाहता कि वो फेक होप रखे, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ ताकि कंफर्म कर सकूं कि वो रिमेन्स मारी के ही हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है। शी इज डेड। इस लेटर के बाद में पुलिस को भी कंफर्म हो गया था कि जो उनको टॉर्सो मिला था वो मारी का ही था। इतना परेशान होने के बाद में उसके जो मारी के पेरेंट्स थे उनने मीडिया में आके हाथ जोड़ के सुटोमो से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरी बेटी के बाकी पार्ट्स दे दो ताकि हम इसका फ्यूनरल कर सकें। जस्ट इमेजिन उनकी क्या माइंडसेट होगा उस टाइम पे, कितने हताश होंगे वो लोग, कितना परेशान होंगे वो लोग। उनकी इकलौती बेटी चली गई, फिर भी उनको क्रिमिनल से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि उसके पार्ट्स लौटा दे। सोच कर ही ऐसा दिमाग खराब होता है कि क्या स्टेट होगा उन लोगों का। जस्ट कांट इमेजिन दैट। बट वो यहाँ भी नहीं रुका। 6 वीक बाद अक्टूबर 3, 1988 को 7 साल की मसामी योशिजावा गायब हो गई। सुतोमो जब अपने शिकार के लिए घूम रहा था तब उसकी नजर पड़ी थी 7 साल की मासूम मासामी पे, जो अपने स्कूल से घर जा रही थी। वहां पे उसने कार रोकी, उसको लिफ्ट ऑफर करी, उसको चॉकलेट्स का ल्योर किया, देन उसको उसने कार में बिठाया और सेम वही जगह ले गया जहाँ पे वो मारी को ले गया था। सेम वैसे ही उसने उसको भी मारा, उसके कपड़े उतारे, उसके फोटोग्राफी करी, उसके साथ में मोलेस्टेशन किया, देन वहां से वापस भाग गया। बट इस बार उसने कुछ अलग किया। बॉक्स बेचने की जगह वो घर गया। घर जाने के बाद उसने मासामी के पेरेंट्स को कॉल किया और कॉल पे कुछ नहीं बोला, बस डीप सांसें ले रहा था और हंस रहा था। आई जस्ट कैंट इमेजिन हाउ फक्ड अप ही इज। मतलब उसने किसी बच्ची को जस्ट मारा है और वो ऐसे हंस रहा था। दिसंबर 9, 1988, ठीक 2 महीने बाद वापस वो एक और शिकार पकड़ता है। उसका नाम होता है एरिका नाम्बा, जो 4 साल की होती है। उसको वो जैसे तैसे मना लेता है अपनी कार की बैक सीट पे बैठने के लिए। देन वो कार चलाने लगता है। जब वो थोड़ा रास्ता पहुंच जाते हैं तो वो समहाउ उस बच्ची को कन्विंस कर लेता है अपने कपड़े उतारने के लिए और फिर वो अपनी गाड़ी रोड साइड पे लगाता है और उसके फोटोज क्लिक करने लगता है। कंटिन्यूअस फ्लैश के कारण जो पास से निकल रही गाड़ियां होती हैं उनमें उनकी नजर पड़ती है उस पे, तो वो एकदम से घबरा जाता है और वो उस लड़की के ऊपर आके उसका गला दबा के उसको मार देता है और फटाफट वहां से भाग जाता है उसकी लाश को लेके। बट होता यह है कि वो जैसे ही स्पीड में भाग रहा होता है, वहां पे स्नो बहुत होती है तो उसकी गाड़ी फंस जाती है स्नो में। तो वो फटाफट से उसकी लाश को निकालता है और दूर कहीं फेंक के आ जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है उसकी लाश को फेंक के, तब 2 बंदे वहां पे खड़े होके देख रहे होते हैं कि गाड़ी अकेली कैसे खड़ी हुई है और क्या सीन है। गाड़ी को फंसे हुए देख के वो बंदे उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। अब मानोगे नहीं कि वो उनकी हेल्प भी लेता है गाड़ी को निकालने में। देन गाड़ी को निकाल के वो सीधा भाग जाता है। जब आगे जाके वो उस एरिया में सर्च होता है, जब उसकी बॉडी मिलती है एरिका नाम्बा की, तब वो दोनों बंदे आई विटनेसेस बनते हैं कि यस, हमने इस बंदे की हेल्प करी। पकड़े जाने के डर से इस बार वो क्राइम को बहुत जल्दी अंजाम देता है, तो इस कारण वो उसकी बॉडी से नाखून या कोई और ऑब्जेक्ट नहीं उठा पाता है। तो इसलिए वो इस बार एक बॉक्स भेज देता है नॉर्मल, जिसमें एक पोस्ट कार्ड होता है और उस पोस्ट कार्ड पे लिखा होता है एरिका कोल्ड कफ थ्रोट रेस्ट डेथ। 6 जून 1989, लास्ट क्राइम से 6 महीने बाद वो वापस से अपने नए क्राइम करने के लिए रेडी था और ढूंढ रहा था विक्टिम को। एंड तब उसकी नजर पड़ती है एक 5 साल की लड़की पे, अयाको नोमोटो, जो पार्क में अकेली खेल रही थी। वो उसके पास जाता है, उसको समहाउ कन्विंस करता है अपनी कार की बैक सीट पे बैठने के लिए और वहां से उसको लेके निकल जाता है। इस बार होता यह है कि अयाको उसके हैंड्स को देख के मजाक बनाती है कि ये कैसे हाथ हैं, तो वो उससे बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। वो अपने ग्लव्स पहनता है, कार साइड में पार्क करता है और उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लगता है और गला दबाते वक्त ये भी बोलता है कि ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। उसको मारने के बाद वो उसको अपने घर ले जाता है, उसके कपड़े उतारता है और वहां पे उसके साथ में वापस मोलेस्टेशन करता है और उसके न्यूड पिक्स लेता है और उसकी बॉडी को वो कुछ दिन अपने घर पे ही रखता है। जब बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, तो क्योंकि उसकी बहन का घर जस्ट उससे अटैच्ड होता है, तो उसको डर होता है कि उसके घर से वो स्मेल उसकी बहन के घर तक न पहुंचे, तो वो उसके हाथ काटता है, पैर काटता है, हाथों को रोस्ट करता है और रोस्ट करके
उन हाथों को खा जाता है, उसका फ्लैश खा जाता है। प्लस ये भी कहा जाता है कि वो उसका खून भी पीता है। देन वो उसकी बॉडी के टुकड़े करने लगता है, उसका टॉर्सो अलग करता है, बाकी के हैंड के पार्ट्स और लेग के पार्ट्स अलग करता है, एक बैग में भरता है और जाके वुड्स में सारा फेंक देता है। बट जब वो वापस आ रहा होता है ये सब फेंक के, तो उसको डर लगता है कि बॉडी पार्ट्स इजीली मिल सकते हैं पुलिस को, तो वो वापस से उस जगह पे जाता है बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करने। बट यहाँ उससे एक मिस्टेक हो जाती है, उसको जो बॉडी का टॉर्सो होता है वो नहीं मिलता है, तो वो बाकी के पार्ट्स कलेक्ट करके घर आ जाता है, उनको थोड़े दिन रखता है बेडशीट में लपेट के। देन बैकयार्ड में जाके वो सब कुछ जला देता है, इवन ब्लड से सनी हुई बेडशीट्स भी। बट जो टॉर्सो होता है उसको पुलिस ढूंढ लेती है। टॉर्सो मिलने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज हो जाती है और दूसरी तरफ क्राइम्स करते करते इसका ऑब्सेशन भी बढ़ने लगता है। तो जस्ट नेक्स्ट महीने ही 23 जुलाई को ये वापस से 2 लड़कियों को स्पॉट करता है जो पार्क में खेल रही होती है, जो ट्विन्स होती है। उनके पास जाता है, उनसे बात करता है, तो उनमें से जो बड़ी वाली होती है उसको कुछ फिशी लगता है। तो जब तक ये छोटी वाली को कन्विंस कर रहा होता है अपने कपड़े उतारने के लिए, बड़ी वाली जो सिस्टर होती है वो अपने डैड के पास भाग के जाती है और डैड को सब बताती है। उसके डैड उस साइड पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उसकी बेटी अपने कपड़े उतार रही होती है और सुटोमो वो उसके पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। जैसे ही उसके डैड ये देखते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुटोमो को मारने लगते हैं। तो सुटोमो फटाफट से वहां से भाग जाता है। बट आज सुटोमो से एक गलती हो जाती है, वो ये चीज भूल जाता है कि उसकी कार पार्क के वहीं पे पार्क्ड है। लड़की के फादर पुलिस को बुला लेते हैं एंड पुलिस सुटोमो की कार के पास ही खड़ी होती है जब वो अपनी कार वापस लेने आता है और पकड़ा जाता है। फाइनली मियाजाकी वॉज अरेस्टेड। मियाजाकी पे 4 लड़कियों के मर्डर का चार्ज लगा और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने उसके घर पे गई तो उनको वहां से 5000 से ज्यादा लड़कियों के होम टेप्स मिले, प्लस 60,000 से ज्यादा ग्रूसम एनिम और मांगा का कंटेंट मिला। एंड द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट इज, जब वो अरेस्ट हुआ तो उसके डैड ने सीधा मना कर दिया उसको कोई फाइनेंशियल या लॉयर हेल्प देने के लिए। मियाजाकी के ऊपर कैनिबलिज्म, रेप, मोलेस्टेशन, मर्डर, चाइल्ड अब्यूज एंड ऐसे बहुत सारे चार्जेस लगे। एंड फॉर्चुनेटली उसने सारी चीजें कन्फेस भी करी। इसके बावजूद उसका ट्रायल 7 साल चला। ड्यूरिंग दिस 7 years ट्रायल इतनी शेम और बदनामी के कारण उसके डैड ने सुसाइड कर लिया और जाने से पहले उसके डैड ने विक्टिम्स के फैमिलीज को कंपेंसेट करने के लिए अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दी। कंपेंसेशन वाज गुड, बट बचपन में ही अगर वो उसको सुधार दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। वर्डिक्ट में उसको डेथ पेनल्टी मिली एंड फर्स्ट क्राइम करने के 19 साल बाद फाइनली 17 जून 2008 को उसको फांसी दी गई। आज भी जापान में ये केस वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड डिस्टर्बिंग केसेस में आता है और ये बताता है कि अगर बचपन में अपब्रिंगिंग पे ध्यान नहीं दिया तो इंसान क्या से क्या बन सकता है। सो दिस वॉज द केस ऑफ सुटोमो मियाजाकी, द रैट मैन ऑफ जापान। नेक्स्ट केस आप किस बारे में सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। एंड हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करके हर एक केस को बनाते हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इससे हमें बहुत ज्यादा ही मोटिवेशन मिलती है। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।